everyone, I am Priyal, your tutor of electrical science from 1514, that is FFT group. I hope आप सबको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी एंड सबको इलेक्ट्रिकल साइंस मेरे से समझ आ रहा होगा. All the very best for the preparation and happy learning. Hello everyone, welcome back to FFT. Now we are going to start with the unit 2 and that is your AC supply. So ये आपकी यूनिट 2 है इलेक्ट्रिकल साइंस की एंड आई होप सबको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही होंगी, बूस्टर सीरीज फॉर इलेक्ट्रिकल साइंस. तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो लाइक करके, ठीक है, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, ठीक है. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट. हम आपको इतना सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो मतलब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बनता है ना. सो प्लीज डू सो. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द सेकेंड यूनिट नाउ एंड ये थोड़ी सी आपकी इम्पोर्टेंट है विद, जैसे इसके अंदर आपकी डेरिवेशंस भी आएंगी, ठीक है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. तो यूनिट 1 और 2 के अंदर ना आपके पास न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस आती हैं थोड़ी, तो आपको इनके अंदर एज यू नो अपनी मैथ्स पे ध्यान देना पड़ता है. बट बाकी जो आपकी यूनिट 3 और 4 है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है, उसमें एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है अगर आता है तो, एल्स तो नहीं आता है उसके अंदर. तो चलो हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं. हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा. चार्ज ट्रांसफर एवरेज वैल्यू निकालते हैं. एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है आपकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है. ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू वाली. अब साइनोसॉडियल वेव के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज होता है उसका हार्मोनिक वाइब्रेशन, यानी कि जो नॉइज है वो मिनिमम हो जाएगी, तो अनवांटेड सिग्नल्स आपके क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. दूसरा है आपका शेप ट्रांसमिट. शेप ट्रांसमिट इक्वल्स टू शेप रिसीव्ड. अगर मेरी ऐसे वॉइस टोन जा रही है तो वो रिसीव भी ऐसे ही होगी. ऐसा नहीं है कि मेरी जा ऐसे रही है, ऐसा नहीं होगा कि मेरी जा ऐसे रही है और रिसीव ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है. तो द शेप ट्रांसमिट इज इक्वल्स टू द शेप रिसीव्ड. अब हम बात करेंगे एसी सप्लाई की. ये थोड़ा सा ना शॉर्ट वो है डिस्क्रिप्शन आपका काइंड ऑफ कि क्या क्या है. अब आप जैसे बात करोगे एसी सप्लाई की, एसी सप्लाई के अंदर जनरेशन होता है सबसे पहले कि वो जनरेट कैसे हो रही है, फिर वो जो है ट्रांसमिट कैसे होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा. सो ये है एसी का मेन जो एडवांटेज होता है वो होता है स्टेप अप स्टेप डाउन वाला. अब हम बात करेंगे आपकी कुछ डेफिनेशन से. मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपकी यूनिट. इट्स बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है. सो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्या होता है? इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, if positive and negative part of the given waveform is identical, then this type of waveform is known as your sinusoidal waveform, ठीक है. that is the symmetrical one. so इसका आपका साइन वाली waveform is the example. so ये मैंने example यहाँ पे draw किया हुआ है आपका. symmetrical means same. Unsymmetrical है जब positive and negative part of the given waveform are not identical. फुल फॉर्म रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इनके अंदर आप देख सकते हो. तो फुल वेव, हाफ, मैं फुल और हाफ लिख देती हूँ इधर तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, फुल एंड हाफ, ठीक है ये बात. अब आ जाओ अपने एवरेज वैल्यू के ऊपर. तो एवरेज वैल्यू क्या है? चार्ज ट्रांसफर फाइंड करने हम यूज करेंगे. मैं इसी पेज से कराती हूँ, ठीक है. इसके अंदर क्या, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. अगर वेवफॉर्म अनसिमेट्रिकल है देन वी फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, एंड अगर वेवफॉर्म सिमेट्रिकल नहीं है, सॉरी अगर थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी. अगर हमारी वेवफॉर्म अनसिमेट्रिकल है यानी कि वो सिमेट्रिकल नहीं है तो हम उसे फुल साइकिल के लिए निकालेंगे एवरेज वैल्यू को. बट अगर हमारी सिमेट्रिकल है तो हम उसे हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे. अब इसका लॉजिक सिर्फ इतना सा है, जैसे ये आपकी साइकिल है, ठीक है,
ये आपकी कुछ इस तरीके से आपकी चल रही है साइकिल, ये ऐसे चल रही है। ये मान लो तुम जो है सिमेट्रिकल है, ये इस तरह से सिमेट्रिकल है। सो अगर हमने यहां से यहां तक भी निकालेंगे तो भी वो पूरे में सेम आएगा। अनसिमेट्रिकल है तो अगर वो इस तरीके से है तो आपको यहां से लेके यहां तक फुल के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही हमने इधर बात पूरी की पूरी आप लोगों को समझाई है। ओके, इज दिस मच क्लियर? सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर आई होगी। ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था। सो अगर हमारा वेव फॉर्म अनसिमेट्रिकल है तो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे अपनी फुल साइकिल के लिए, और अगर हमारा सिमेट्रिकल है तो हम किसके लिए निकालेंगे एवरेज वैल्यू? हाफ साइकिल के लिए, बिकॉज फॉर फुल साइकिल द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी देख लो कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल इज द टी, इसको हम कहते हैं टी, ठीक है। तो जहां से साइकिल खुद को रिपीट करना स्टार्ट करेगी हम उसको जो है टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है ना। इसको मैं कलर कर देती हूँ तुम्हारा हाफ ग्रीन हाफ येलो, ठीक है। तो पॉइंट मत बनाओ। साइन कॉस इनका 2 पाई होता है टी, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा, ये रहा, ये है आपका रूल। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एज द एवरेज वैल्यू फॉर साइनसॉइडल वेवफॉर्म। इसके लिए आप सबसे पहले एक साइन की वेवफॉर्म बना लोगे, कुछ इस तरीके से वो बनेगी, ठीक है। सो वो किस तरीके से आपकी बन रही है वो मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे ये है आपका, एक सेकेंड, वो कुछ ऐसे है, ये है हमारा ऐसे। नाउ ये थोड़ा इस तरीके से मैंने यहाँ तक ये वेव ले लिया, ठीक है ना। अब ये आपका 0 से लेके v तक चल रहा है, पाई एंड दिस इज योर 2 पाई। सो दिस इज योर 0 से लेकर v तक, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर 2 पाई। v इक्वल्स टू v नॉट साइन, भी थोड़ा सा ना पेन पेपर पे अच्छा बनता है, तो v नॉट साइन का t, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बन चुका है वेव फॉर्म। ओमेगा टी ले लो या आप ओमेगा थीटा भी ले सकते हो। तो अगर मेरी पीडीएफ में इस तरीके से है तो मैं साइन थीटा ले लूंगी, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया तुम्हारा। नाउ अब तुम्हें जो है मेन वो फॉर्मूला है, तो इट इज योर 1/t 0 से t v d थीटा। ये तो तुम्हारा डायग्राम है तो उसमें भी दिख रहा है ये तो। सो जो तुम्हारा तुम कैसे लिखोगे, तुम्हारे पास दो फॉर्मूलाज आएंगे, सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल के लिए, दूसरा सिमेट्रिकल के लिए। सो वी एवरेज इक्वल्स टू, दिस इज योर अनसिमेट्रिकल दैट इज योर v इक्वल्स टू 1/t 0 से t v d थीटा। क्लियर है, यही लिखा है, ठीक है ना। दूसरा है तुम्हारा जो v एवरेज है वो है 2/t, ये सिमेट्रिकल के लिए क्या है 2/t 0 से t/2 v d थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इसका। अब तुम डेराइव कैसे करोगे इसको, डेरिवेशन देख लो। ये तुम्हारा आ गया डायग्राम। फिर से तुमने v को v नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा ले लिया है। v नॉट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। तो v एवरेज कितना है तुम्हारा, सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था तो हम यहीं से वो फॉर्मूला उठा लेंगे, ठीक है। अब 2/2 पाई लिख दिया इधर, 2/2 पाई टाइम पीरियड 2 पाई तक है ना, 0 से 2 पाई/2 कर दिया, v नॉट साइन थीटा डी थीटा। सो v नॉट बाय पाई यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तुम्हारा,
और 0 से पाई साइन थीटा बाय डी थीटा आ गया, साइन थीटा डी थीटा। सो अब साइन थीटा का कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, 0 से पाई तक ये चलेगा, माइनस वी नॉट बाय पाई हो गया। सो इसको जो है तो अब तुमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, तो पाई माइनस कॉस 0 आ गया, तो ये -1 आ जाएगा, -1 सो इसकी वैल्यू आती है आपकी 2v0 बाय पाई विच इज इक्वल्स टू 0.637 v0। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीजें है ना वो यही है कि किसकी वैल्यू कितनी आती है। इसमें मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ था, तो वो टेबल आप लोग प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लेना या लिख लेना, अपने पास में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। 2v0 बाय पाई, इसकी ये चीज याद रख लो, वैल्यू अगर याद करनी है तो वैल्यू इज 0.637 v0, 0.637 v0। तो ये है फॉर्मूला, ये आपका सबसे ज्यादा यूज में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ये चीज भी आती है बिकॉज ये इसकी वैल्यू है। ये किसके लिए है गाइज, ये है आपके साइन के लिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना कि ये किसके लिए है, फिर मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसको लेके न्यूमेरिकल्स के अंदर, समझ रहे हो ना। तो ये है तुम्हारा साइन के लिए। चलो, एवरेज वैल्यू अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा हाफ वेव का ये है, वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा कर दिया। सो वी एवरेज इज 1/t, 0 से t वी डी थीटा। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करके करेंगे, इंटीग्रेशन ब्रेक कर दी इधर, फिर हम इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के रूल्स मैं इधर समझाने नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे पता है इतनी इंटीग्रेशन तो अब सबको आती है, फर्स्ट टाइम के अंदर भी मैथ्स के अंदर हम सबने लगाई है इंटीग्रेशन, सो आई होप सो कि अब सबको आती ही है। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे आपने साइन थीटा का कर दिया यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करके जो सेम हमने यहाँ पे किए थे स्टेप्स ऊपर वो सेम यहाँ पे आ गए हैं, पर इसका कितना आएगा, वी नॉट बाय पाई आएगा। वी नॉट बाय पाई, ये किसके लिए है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है ना, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये हो गया। ये फॉर फुल वेव रेक्टिफायर एवरेज वैल्यू कॉमा आरएमएस वैल्यू फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर किसकी तरह होंगे, साइनसोडियल वेव की तरह होंगे। इस बात को ध्यान से नोट कर लो, तीन चीजें हैं, एवरेज वैल्यू, आरएमएस, फॉर्म और पीक फैक्टर। आरएमएस, फॉर्म फैक्टर, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये किसके, फुल इज इक्वल्स टू साइन, फुल वेव रेक्टिफायर के साइन वेव के बराबर होंगी। ये चार चीजें हैं, इनको कृपया ध्यान में रखें, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, दीज आर द 4 थिंग्स, की थिंग्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चाहे तो इस पेज का एसएस ले लो, बिल्कुल एसएस ले लो इस पेज का, तो मतलब ठीक है। सो नाउ हम एवरेज वैल्यू फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म एंड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की डेरिवेशंस नेक्स्ट उसमें टर्न में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतनी डेरिवेशंस एक टाइम के लिए बहुत है। मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है, एक साथ में सबको, या फिर एक काम करते हैं, डेरिवेशंस अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप लोगों को समझने में भी डेरिवेशंस एक साथ में पड़ जाएंगी सारी की सारी। तो स्क्वायर वेव फॉर्म देख लो क्या होता है, तो स्क्वायर वेव फॉर्म का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, v एवरेज इक्वल्स टू 2/t, 0 से t/2 v dt हो जाएगा, यहाँ पे v d थीटा हो जाता था, अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या है t, तो यहाँ पे भी t आ जाएगा। सेम इंटीग्रेशन सब में जैसे लग रही है वैसे लगेगी, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v एवरेज इक्वल्स टू v नॉट,
ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ले लो, इधर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, क्योंकि ये ट्रायंगुलर है। सो x1 y1 x2 y2 ये दो आपके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन इधर आपका आ चुका है। सो x1 0 है, y1 0 है, x2 t है और y2 v नॉट है। हम तो y माइनस जीरो इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम इसको जो है यहाँ पे हमने लगाई फिर से हमारी v की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर हम जब v की वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमें इंटीग्रेशन वगैरह करके मिलेगा। v नॉट बाई टी, यहाँ पे v की जगह ये रख दी वैल्यू, फिर हम इन्हें इसको इंटीग्रेट करा, v नॉट बाहर आ गया, t dt को इंटीग्रेट करा, टी स्क्वायर बाय टू हो गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, v नॉट बाय टू बचा। सो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका आ रहा है v नॉट बाय टू। सिंपल सी डेरिवेशन है, इनको ध्यान में रखो। अब आपको क्या देखना है, नोट की बात है ये, तो इसे नोट कर लो अपनी अपनी कॉपीज में भी। एवरेज वैल्यू हाईएस्ट होती है स्क्वायर वेव फॉर्म की, और एवरेज वैल्यू लोएस्ट होती है आपकी ट्रायंगल वेव फॉर्म की। क्लियर है ये बात? नाउ ये चीज दैट v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा में वी नॉट एंड साइन थीटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, और v इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स है तो खाली न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इट्स द आरएमएस वैल्यू। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है आपका, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरा पॉज हो रहा है, आज थोड़ा सा लैपटॉप इशू कर रहा है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? Expression for finding RMS value, there is no need to check. It is need written here. There is no need to check. The given waveform is symmetrical or unsymmetrical. So ये हमारा आ चुका है ये RMS value for sinusoidal waveform. RMS निकाल रहे हैं, पिछले बार एवरेज निकाली थी। So V नॉट साइन थीटा लगाया, फिर से सेम इंटीग्रेशन करेंगे हम। इंटीग्रेशन करने के बाद अब टाइम पीरियड देख लो, इधर इक्वल्स टू 2 पाई। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, 2 पाई है, इस बात को ध्यान दो, यहाँ पे 2 पाई है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 2 पाई तक 0 से 2 पाई किया, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाया, वी नॉट बाहर आ गया, कॉस 2 थीटा को हमने जो है इंटीग्रेट करा, फिर थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 करा, फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट ऑन करी तो हमें मिला वी नॉट स्क्वायर बाय 2 मिला हमें। तो RMS वैल्यू कितना हो गया आपका, V नॉट बाय रूट 2 हो गया, वो V स्क्वायर RMS होगा, V नॉट स्क्वायर बाय 2, देखा, V RMS होगा, V स्क्वायर RMS, V स्क्वायर RMS है वो, it's V square RMS and that is your VRMS which is V naught by root 2. Now आपका जो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर है, यहाँ से मैं अपने थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करूंगी, तो मैं ये छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर रहे। डेरिवेशंस का मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो डेरिवेशंस के आप लोग जो है वो SS लेते हुए चलना। फिलहाल मैं यहाँ से पूरा दिखा देती हूँ कि यहाँ से क्या था, एक सेकेंड। सबसे पहली डेरिवेशन जो थी आपकी, वो थी आपकी साइन की एवरेज वैल्यू। इन दोनों पेजेस का एक साथ में SS ले लो जल्दी, ठीक है। अगली आती है आपकी एवरेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, इसका भी ले लो एक साथ। फिर आपकी एवरेज वैल्यू फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म, एंड यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है ट्रायंगल वेव फॉर्म। ट्रायंगल वेव फॉर्म का ध्यान रखना बच्चा कि यहाँ पे हम वो निकाल रहे हैं, वेव वो लाइन इक्वेशन से स्टार्ट करा है हमने। ये डेरिवेशंस आती हैं एग्जाम में, तो इनको कर लेना याद से। मैं इसलिए SS के लिए आपको वापस से दिखा रही हूँ, यहाँ से आप कंटिन्यू करके SS ले लो, नोट पॉइंट्स को नोट कर लो। ये आ गई तुम्हारी साइन के लिए RMS वैल्यू निकालना, ठीक है। ये इनके SS लेते चलो। डेरिवेशंस अपनी कॉपी में लिख के एटलीस्ट 2 बार बिना देखे लिख लेना, एक बार देख कर लिखना, ठीक है।
एक बारी तो तुम भाई ऑब्वियसली पहली बार तो तुम कॉपी करोगे, दूसरी बार ट्राई नॉट टू कॉपी. डेरिवेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में, जो भी नोट्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज इन्हें कर लेना. एंड मिड सेम के पेपर के बाद सेकेंड मिड सेम वगैरह के अंदर तुम्हें लगा ही होगा कि नोट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस देम. चलिए, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? इट इज डिनोटेड बाय KF and is defined as the ratio of RMS value to the average value. ठीक है, अब हम एवरेज, अगर हम क्या फॉर्म फैक्टर अगर हम साइन वेव के लिए निकालते हैं तो कितना आएगा? V0/2 अपॉन 2V0/पाई. सो आप देख रहे हो यहाँ से आएगा 3.14/2 इंटू 1.414. सो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.11. तो KF साइन के लिए हो जाएगा 1.11. सिमिलरली अगर हम पीक फैक्टर बोलें, सो ये KP से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS करेंगे, हमें KP मिल जाएगा. साइन के लिए आप V0 अपॉन V0/2 करेंगे, सो दैट 1.414. नाउ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. कैसे आते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. हमें इसकी निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी I0 होती है, दैट इज योर 40 ओनली. 40 एम्पियर आपने लिख दिया. RMS वैल्यू क्या होती है? RMS वैल्यू आपकी गिवन होती है, एक सेकेंड में इसकी थोड़ी सी ना थिकनेस बढ़ा देती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा. यस, सो RMS वैल्यू इस तरीके से गिवन निकालते हैं आप. I0/2 कितनी हो जाएगी आपकी? 40/√2, दैट इज योर 28.28. जो भी आपका आ रहा है आप कैलसी से करोगे. सो आंसर मेरे पास जो लिखा हुआ था मैंने वही बताया है. आप लोग कैलकुलेट एक बारी कर लेना. अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये वाले, ये मैं बता रही हूँ. उसके बाद में अगले दिन इन क्वेश्चंस को यूट्यूब लेक्चर देखने के बाद द नेक्स्ट डे और सेम डे आफ्टर सम टाइम इंटरवल आप इनको खुद से सॉल्व करके देखोगे. चलो, उसके बाद हम निकालेंगे गाइज एवरेज वैल्यू. सो एवरेज वैल्यू आपकी कैसे निकलती है? 0.637 इंटू I0. I0 here is your 40. So इंटू 40 करके आपको आपकी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, अब हम निकालेंगे गाइज फॉर्म फैक्टर. सो फॉर्म फैक्टर आपका इज RF. फॉर्म फैक्टर इज ऑफ KF, सॉरी. सो KF से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो KF इक्वल्स टू योर 28.28, दैट इज योर IRMS अपॉन में एवरेज आपका कितना निकला था? 25.48. सो ये आपका आ गया आपका एवरेज. सो यहाँ पे आप अपना एवरेज निकाल दोगे, लिख दोगे मतलब. ठीक है, ये आपका आ गया. अब इसे कैलसी से सॉल्व करके अपने आप आंसर जो है लिख लेना. उसके बाद आप निकालोगे पीक फैक्टर. पीक फैक्टर आप कैसे निकालोगे? पीक फैक्टर आपका निकल जाएगा I0 अपॉन IRMS, दैट इज योर मैक्सिमम अपॉन में RMS. मैक्सिमम आपका 40 है अपॉन 28.28 विच इज योर 1.414. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव. आपका एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से एंड इज नोन एज रियल पावर और ट्रू पावर. सो ये इंपॉर्टेंट है आपसे एक्टिव पावर ना पूछ के आपसे क्या है एक्टिव पावर, एक दूसरी टर्म जिसे हम बुलाते हैं रियल पावर, और जो थर्ड है वो है आपकी ट्रू पावर. ये तीन नाम है इसको बुलाने के. अब इनके फॉर्मूला से भी आपको जो है क्वेश्चन आ जाता है. एक्टिव पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू VI cos phi. VI cos phi. V और I कैसे फॉर्म है गाइज? RMS में है. ठीक है, और इसकी जो यूनिट आती है वो आती है वॉट. रिपीट विद मी. एक्टिव पावर के तीन नाम है, एक्टिव पावर, रियल पावर एंड ट्रू पावर. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. थर्ड थिंग है कि P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi. लिख भी रही हूं मैं, VRMS IRMS cos phi. यूनिट क्या बताई है मैंने? यूनिट बताई है गाइस वॉट. क्लियर है? क्लियर है. चलो लेट्स मूव फर्दर.
फर्दर वी हैव रिएक्टिव पावर, इनमें आता है डिफरेंस लिखने, इनमें आता है व्हाट इज एक्टिव रिएक्टिव पावर, तीसरा होता है पैरेंट पावर, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट 2 इज रियली इंपॉर्टेंट, पूरे जो भी नोट्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपके, ठीक है। रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो नोन एज, रिएक्टिव कह सकते हैं हम, एक सेकेंड इसको ना हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यस। सो अब आपके पास है रिएक्टिव पावर और योर वोल्ट एम्पियर पावर, यानी कि ये VAR से डिनोट करी जाती है। VIRMS इंटू IRMS इंटू साइन, VIRMS साइन फाई, इसकी यूनिट मैंने आपको बता दिया VAR, इसमें से ये हटा दो आप, इट्स VAR ओनली, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। VAR इज वोल्टेज टू वोल्ट, करंट का एम्पियर एंड रिएक्टिव का साइन अल्फा। ओके, नाउ वी हैव द अनदर थिंग इज अपैरेंट पावर। तो अपैरेंट पावर को हम क्या कहते हैं, टोटल पावर कहते हैं या फिर आपका वोल्ट एम्पियर कहते हैं। और पहला नाम आपको दे दिया है मैंने अपैरेंट पावर, अपैरेंट पावर। सो इसका इज योर यूनिट इज VA, इसको कैसे लिखोगे आप, एस से डिनोट किया जाता है ये, VRMS इंटू IRMS, ये इसका हो गया फॉर्मूला, क्लियर है ये। अब जो है इन तीनों में रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन है PQS में। P क्या था आपका, टोटल पावर था, Q क्या था आपका, रिएक्टिव था, और S क्या है आपका, एपरेंट है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू V square I square. So which is your S square? So S square equals to your P square plus में Q square. और आप किस तरीके से लिख सकते हो, that S equals to root P square plus Q square. क्लियर है ये इन तीनों का हो गया रिलेशनशिप। अब आप एक क्वेश्चन निकालो, फाइंड एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इधर, और फिर तुम लोग जो है अपनी कॉपीज में ट्रायंगल एटलीस्ट ड्रॉ कर लेना। सो ट्रायंगल कैसे हमारा इस तरीके से है, एक सेकेंड, यस। सो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। Q इक्वल्स टू VI साइन फाई, Q equals to VI sin phi. This is your 90 degree, ठीक है। To VI cos phi and this S equals to root P square plus Q square. और कुछ तो नहीं है इधर, नहीं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। जो पार एक्चुअल यूज होती है वो होती है एक्टिव पार, जो आपका हटा दी जाती है उसे कहते हैं रिएक्टिव पार, और जो टोटल होती है वो एपरेंट। सो अच्छा, ये था हमें फॉर्म ऑफ ट्रायंगल के अंदर लिखना था, सॉरी दिस वाज द ओनली क्वेश्चन, क्वेश्चन ही यही था कि हमें इसे ट्रायंगल की फॉर्म में लिखना है, सॉरी सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, VI साइन फाई, एंगल के जो साथ में होता है एडजेसेंट साइड वो कॉस वाली आती है, तो इधर इसलिए PI है, यहाँ पे आपका Q वाला चीज है साइन, और ये इन दोनों का आपका जो हाइपोटेनस बनेगा वो यही बनेगा, तो इसलिए ये इस तरीके का ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल आप जो है देख लो, 90 में इसका फिर से बना देती हूँ,
90 मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपके रिलेशंस आ गए। चलो अगली चीज आपका ये होमवर्क ले लो, आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको नीचे दिखा दिया है। इसको होमवर्क में ट्राई करना बहुत सिंपल है, सो प्लीज ट्राई इट एज होमवर्क। एंड ये आप लोग ले लो इसकी आरएमएस वैल्यू का एसएस हाफ वेव के लिए। ये आपका आ गया आरएमएस वैल्यू फॉर फुल वेव, फॉर स्क्वायर वेव। द डिफरेंस इज आपको डायग्राम के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। क्या वैल्यूज आपको लेनी है, कैसे आपको वैल्यूज लेनी है। और जब तक आप एक बार खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में आपको खुद से ही करना है, तो खुद से समझ आना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका ट्रायंगुलर के लिए आ गया। इसमें किसी में भी कोई सी भी डेरिवेशन में किसी को डाउट होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर किसी को भी डाउट नहीं आया दैट मीन्स मतलब सबको समझ आ रहा है। किसी को डाउट आएगा तो मैं जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर डेरिवेशन के ऊपर एक वीडियो लॉन्च कर दूंगी। चलिए अब लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल्टरनेट वोल्टेज इज गिवन बाय दिस B equals to 200 sin omega t. Alternating current I is your 100 sin omega t plus 30 degrees. ठीक है। पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, टोटल पावर सब निकालना है हमको। सबसे पहले तो आप पावर फैक्टर निकालोगे cos फाइव, तो फाइव इज 30 डिग्री, सो ये आपका आ जाएगा 0.86। जब आपका फाइव 30 डिग्री है तो cos फाइव आप निकाल लोगे, ठीक है। वेरी गुड। एक्टिव पावर होता है पी आई वी पी इक्वल्स टू वी आई cos फाइव, सो ये हो जाएगा आपका 200/√2 इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या है, ये तो 200 है, 100/√2 आई नॉट के लिए इंटू योर cos फाइव। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर दोगे। फिर आपका आएगा रिएक्टिव पावर। सो रिएक्टिव पावर के लिए आपके पास क्या है, रिएक्टिव पावर के लिए यू हैव 200/√2, ठीक है, इंटू 100/√2 क्या है, इंटू साइन है आप पे साइन फाइव, सो वो आप पुट करके आंसर निकाल देंगे। एपरेंट पावर का फॉर्मूला कितना होता है, वी आई होता है खाली, सो वी आई इज योर 200/√2 इंटू 100/√2 एंड उससे आप जो है वैल्यू को निकाल देंगे। सो दिस वाज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। नोट्स की पीडीएफ आप लोगों के पास सबके पास है ही, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि हम पे नोट्स नहीं है या कुछ नहीं है। सो एवरीवन इज हैविंग द नोट्स, तो आप नोट्स रेफर करते हुए फॉर्मूलाज एंड अपनी डेरिवेशन शीट्स बना लो, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे, एंड सेम के टाइम पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। किसी को भी कोई डाउट्स आते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके डाउट्स देख के आंसर कर दिया करूंगी एज पर आई गेट टाइम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सर्किट का डायग्राम में से ध्यान रखना कि ये डायग्राम किस तरीके से चलेगा, तो किस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये आपके पास V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा हमने लेट किया है। ये एक सिंगल फेज AC सप्लाई है गिवन टू द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो हमारा I जो है वो क्या है, V/R है। एंड ये किसके बराबर है, V0/R साइन ओमेगा टी के, क्योंकि आपका जो V है वो है V0 साइन ओमेगा टी, तो इसके बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू करंट की I इक्वल्स टू V0/R होती है, सो इट कैन बी रिटन एज I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो वोल्टेज एंड
current are in same phase. Point number 1, voltage and current are in same phase. तो ये उसका डायग्राम है एंड phi equals to 0. ठीक है. जो दूसरी चीज है हमारे पास वो क्या है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी. इट इज 1. कैसे उसका प्रूफ, ये रहा पी ए एफ इक्वल्स टू कॉस फाइव का कॉस 0 इक्वल्स टू 1 एंड ये आ गया आपका 1. ठीक है ना, ये है इन फेज. The value of impedance is total resistance is offered by the circuit. तो impedance value क्या है, यहाँ पे impedance value लिखेंगे एंड वो कितना है, और प्लस आर सी प्लस आर, ये आपका impedance value के बराबर. पावर कंजम्पशन आप कैसे दिखाते हैं, पावर कंजम्पशन के लिए क्या है, द पावर कंजम्पशन इज द is maximum in the case of purely resistive circuit. तो ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमने इधर दिखाया है, उस केस में आपको मैक्सिमम दिख रहा है ये. ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया. अब आपके पास जो अगली चीज है वो है सिंगल फेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो उसके अंदर आपका V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है अगेन. ठीक है ना, प्योरली एसी सप्लाई है जो कि हमें गिवन है. आई है हमारा सर्किट करंट, तो V2 कैन बी रिटन एज VL इक्वल्स टू L DI बाई DT. ठीक है, इतनी बात. तो उसके अंदर आपका यहाँ पे L आ गया, DI बाई DT आपने कर दिया. VL को किससे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, V नॉट साइन ओमेगा टी से. नाउ आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन आई होप सबको आता है. ये वाली चीज जो है आपकी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी. साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी कर देंगे एंड उससे आपका ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ये इस तरीके से कि I इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज I नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल. सो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. माइनस का मतलब लैगिंग है, तो यहाँ पे ये लैगिंग कितने से है, लैगिंग है ये पाई बाई टू से लैगिंग है. क्लियर है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्योरली इंडक्टिव सर्किट के रिगार्डिंग है, तो वो क्या है, सबसे पहले जो भी वोल्टेज करंट है, वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय टू. इसके अंदर आपका लीड करेगा, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो कि इधर करंट जो है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है लैग कर रहा है पाई बाय टू से. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से आते हैं कि वोल्टेज लीड करंट बाय पाई बाय टू और करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाय टू. दूसरा पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ फेज एंगल इज पाई बाय टू, देयरफॉर द पावर फैक्टर इज 0. एक्टिव पावर जो है आपकी 0 के बराबर. वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज Z इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू ओमेगा T इक्वल्स टू 2 पाई FL ओमेगा. एवरेज पावर इज इक्वल टू 0. अब आएगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात आएगी. सो फिर इसके अंदर आपने V नॉट वाला बनाया कि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा T. इस तरीके से आपने इसको बताया. अब इसके अंदर फिर से आपने Q इक्वल्स टू CV करा. बताइए, ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए होता है. फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट कर देंगे. तो हमने जब इसको विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट करा तो उससे हमें मिलेगा I इक्वल्स टू ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा T. फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे नीचे. फिर इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने के बाद XC मिल जाएगा. XC ये है XC. ठीक है ना. XC लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से हमने बोला cos ओमेगा टी को हमने बोल दिया sin ओमेगा टी प्लस
pi by 2. So if I naught is the maximum value of current, then I naught can be written as I naught equals to V naught XC upon में XC. तो ये आपकी स्टेटमेंट 2 इस तरीके से आपने रीराइट कर दी. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में. तो वो आ जाएगा आपका करंट लीड वोल्टेज और वोल्टेज लैग्स करंट बाय दिस पाई बाय 2. तो I equals to I naught sin omega t and V equals to V naught sin omega t minus pi by 2. The value of phase angle is pi by 2. Therefore, the value of power factor is 0. So active power is equals to 0. The value of impedance, that is Z equals to XC. ये भी कितना होगा 1/2 पाई FL होगा. ठीक है. इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो 1/ओमेगा C है. ये बात ध्यान में रखना इसके अंदर. नाउ एवरेज पावर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर कितनी होती है? 0 होती है. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक टू लर्न. वर्ड याद रखना है हमें. वर्ड है तुम्हारा सिविल. वर्ड क्या बताया मैंने? सिविल. नाउ इसमें आपको क्या चीज कैसे याद रखनी है? ये इस तरीके से और ये इस तरीके से. अब क्या? कैपेसिटेंस में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा. और इसमें करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा. वोल्टेज आगे जा रहा है इधर, तो किस में है ये? इंडक्टर में. कैपेसिटेंस में है, वोल्टेज कैसे जा रहा है? पीछे जा रहा है, तो वो क्या करेगा? लैग करेगा. करंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करेगा. इधर करंट लीड करेगा, इधर करंट लैग करेगा. क्लियर है? ये थी सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक. किस तरीके से हमें याद रखना होता है कि किस में क्या हो रहा है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो पेपर में आ जाता है, तो उस प्रूफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Prove that average power in purely inductive circuit is equal to 0. तो I average is equals to 1 by T. 0 से T PDT होता है. ठीक है. सबसे पहला स्टेप साइड बाय साइड अपनी कॉपीज में देखते चलना. ये वाली डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं हर स्टेप इधर साथ के साथ लिख के मिटा दूंगी. तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो गया. ठीक है. तो जो तुम्हारा आई नॉट है, आई है वो कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो जब तुम अपनी पी एवरेज निकालोगे वो कैसे निकालोगे? ओमेगा बाय 2 पाई तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा. 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक तुम इंटीग्रेट करोगे. वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ये तुम्हारा अंदर का फ्रैक्शन आ गया. इसको हटा देना. ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. यहां तक क्लियर है? और अब यहाँ पे साइन, और अब तुमने लिख दिया कि आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी.
ठीक है, अब तुमने यहां तक ये लिख दिया। अब तुम क्या बोलोगे कि जो तुम्हारा ये है इसको तुम रिप्लेस कर दोगे, तो वी नॉट ओमेगा, 2 पाई तो बाहर आ गया, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तुम्हारा चल ही रहा है, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन नॉर्मल आपकी सिंपल चल रही है अब तक। तो अब जो है आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो जो आपके पास है वी नॉट आई नॉट ओमेगा बाय 4 पाई, कितना आ जाएगा, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से आ गया अब आपका। और उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, फिर ये कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी आ जाएगा। तो वी नॉट आई नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई, एंड इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आया कॉस 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। तो वी नॉट आई नॉट ओमेगा अपॉन 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू रख दी इनकी, अपर एंड लोअर। -1, 1 - 1 कितना होता है, इसी स्टेप से 0 हो रहा है वो। 1 - 1 कितना होता है, 0, तो ये 0/0, ये 0 आ गया। क्लियर। इसके अंदर इंटीग्रेशन के स्टेप्स बहुत सारे हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बताना चाहिए, तो इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो क्वेश्चन है, एवरेज पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज आल्सो इक्वल टू 0, ये होमवर्क है, क्योंकि इसके भी सारे के सारे सेम स्टेप्स हैं। पीडीटी करा है, पीडीटी करा है, इसमें आई नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, ये जो वैल्यू इधर से दिखाई दे, सर्किट पढ़े थे जो प्योरली वाले, उसके अंदर था ये, वहां से ये वाली वैल्यूज निकालनी है हमने, फिर हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इंटीग्रेशन। अपर माइनस लोअर वैल्यू होती है, ऊपर 2 पाई है नीचे 0, तो पहले 2 पाई वाली वैल्यू डालोगे, फिर 0 वाली डालोगे वैल्यू, इस तरीके से चलता है। तो इसका सोल्यूशन मैं दिखा रही हूँ, खुद से ट्राई करना, सबको खुद से करना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप से ड्राइव करने आ जाते हैं, 5-5 नंबर के आ जाते हैं, ये कई बार 2-2 नंबर में भी आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन एग्जाम बना रहा है। और ये खुद से ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूंगी। ठीक है, अब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, आरएल सीरीज सर्किट। आरएल के अंदर दोनों आरएल सीरीज है, तो यानी कि आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होंगे। ड्रॉ कर लिया अब तक सर्किट। अब उसके बाद में वी आर इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और वी एल इक्वल्स टू आई एक्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी आएगी, आई जेड। ये रहा इसका ट्रायंगल, ये है फाई, ये है वी, ये है वी एल, ये है आई,
ये है वी आर, ये है वी एल, इसको भी ड्रॉ कर लो। जो वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी उसे एक्सिस पर लेंगे और वी आर एक्स एक्सिस पर, एंड वोल्टेज लीड कर रहा है। फिर वीएल के लिए पैरेलल लाइन आईवीएल और उसके रिजल्टेंट में होगा वी। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, वो लगाया हमने इधर, एंड इस तरीके से हमारे पास z आ गया। पावर फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? cos फाई होती है, v बाय आर करते हैं, आई आर बाय आई जेड करके cos फाई आ गया r बाय z। एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट इज दिस, उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप v के लिए लिख रहे हो तो ओमेगा टी प्लस फाइव, आई के लिए लिख रहे हो तो ओमेगा टी माइनस फाइव। इट लैग लैग लीड। ठीक है, तो इतनी तक की अभी के लिए डेरिवेशंस एंड ऑल सबको समझ आ रही होगी। अब फटाफट से अब इन दोनों को भी कवर कर देते हैं एक बारी, आपके आरसी सीरीज सर्किट को और आपके आरएलसी सीरीज सर्किट को भी। तो आरसी सीरीज के अंदर इस तरीके से सर्किट डायग्राम बन गया, ट्रायंगल इसका उल्टा बन जाएगा। कैसे बना ये वीएल है तुम्हारा, ये वीआर है, ये गया वी, ये आ गया फाइव, इस तरीके से बना। यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे आ गया वीसी। ठीक है ना, ये इस तरीके से तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा। सो अब ट्रायंगल बनने के बाद में ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर प्लस वी सी स्क्वायर, और उसके बाद तुम्हारा कि v इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में आई स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर से इस तरीके से वैल्यूज निकल जाएंगी। तो वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितनी होगी आपकी? cos फाइव, तो आई आर आई जेड, और इस तरीके से आपका ये निकल गया। फिर एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट इज दिस। और अगर आपको दूसरे तरीके से इसका लिखना है एक्सप्रेशन, तो आप कैसे लिखेंगे? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस सॉरी है माइनस फाइव। माइनस फाइव। ठीक है, अब आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, वीसी इज ग्रेटर देन वीएल, तो वीएल इक्वल्स टू वीसी। तो इधर आपने इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकाली है, ट्रायंगल से सॉल्व करके z की वैल्यू का पावर फैक्टर निकाल देंगे, अगेन आप r की वैल्यू निकाल देंगे। द नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज डिसाइडेड फ्रॉम द नेचर ऑफ द करंट ओनली। इसके अंदर वोल्टेज लीडिंग है, करंट इज लैगिंग है, पावर फैक्टर इज ऑल्सो लैगिंग। सो क्या क्या है? वोल्टेज कैसा है आपका? लीडिंग है। करंट आपका क्या करेगा? लैग करेगा। पावर फैक्टर भी आपका लैग करेगा, करंट भी लैग करेगा। ठीक है बातें, चलिए आगे आते हैं अपने अगले पर, दैट इज केस नंबर टू। केस नंबर टू क्या कहता है आपसे? कि वी सी इज ग्रेटर देन वी एल एंड एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। ये आपका ट्रायंगल आ गया। ये आपका ट्रायंगल आ गया,
तो आपने इधर से z की वैल्यू निकाल दी है। z की वैल्यू क्या होता है, पावर फैक्टर के फॉर्मूले में लिख के आप पावर फैक्टर निकाल दोगे। तीसरा केस प्योरली रेजिस्टिव का आ जाता है, तो z इक्वल्स टू r हो जाएगा। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस ये भी आपका एक टॉपिक है, तो इट्स जस्ट लाइक यू डिड इन योर लोअर क्लासेस, मतलब सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, तो ये सब तो मतलब अब बार बार ही, मतलब ये तो छोटे बच्चे वाले कॉन्सेप्ट हो गए। तो वही वाले कॉन्सेप्ट से हम इसके अंदर का कोर्स कंटेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बारी सीरीज का डायग्राम ड्रॉ कर लो। आई एम जस्ट वेटिंग। सीरीज के डायग्राम के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, दैट इज तीनों सीरीज में है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही आ रही है। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन गया है, ऐसे करके। यहाँ पे है VL है, VL है, VC है, VAR है। For series resistance, voltage across inductance is equal to voltage across the capacitance. तो VL किसके बराबर हो गया, आपके VC के बराबर हो गया। So IXL equals to IXC, XL equals to XC, तो ओमेगा L equals to 1 upon ओमेगा C। ओमेगा C कितना होता है, LC, तो वो आपने यहाँ पे पुट अप करके यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC 2 पाई FR स्क्वायर 1 अपॉन LC, तो ये इस तरीके से आपका आ चुका है। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये वाली डेरिवेशन भी आ जाती है। यूनिट 2 के अंदर डेरिवेशंस लेजिट बहुत सारी हैं, मतलब मजाक से हटके बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। सीरीज रेजोनेंस से ले लो आप अपना स्क्रीनशॉट, and we'll move to the derivation. ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, द फ्रीक्वेंसी एट विच सीरीज रेजोनेंस इज अकर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेट रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो वो इधर लिखा हुआ है। इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ करंट, एंड वी नो दैट ये Z इक्वल्स टू R इज मैक्सिमम, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर cos phi इक्वल्स टू R बाई Z, R इक्वल्स टू ZN, तो Z बाई Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया प्योरली रेजिस्टिव। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है, QF इक्वल्स टू 1 अपॉन R L रूट L अपॉन में C। Value of series resonance is your 1 upon 2 pi root 1 upon LC, 1 upon 2 pi root 1 upon LC। याद कर लिया, फिर से एक बारी कॉपी में लिख लो बिना देखे, 1 upon 2 pi root 1 upon LC। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय QF एंड इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस टू द टोटल वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस टू द टोटल वोल्टेज। सो QF आपका क्या आ जाएगा, VL अपॉन V विच इज इक्वल्स टू VC अपॉन में V। ठीक है, तो IXL किसके बराबर आ जाएगा आपका, अपॉन में IZ, तो ओमेगा L अपॉन में R, और आपने इसको सॉल्व करके निकाल दिया अपना क्वालिटी फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड एज QF। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल में R और L सीरीज में है, C पैरेलल में है, उसका फेज डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। फेज डायग्राम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं फिर भी बता रही हूँ। IZ RV, यहाँ पे Z I1 I2, ठीक है ना, ये पाई बाय 2 है, इसका एंगल है, पाई बाय 2 एंगल है, I cos phi है, phi एंगल नीचे और I sin phi नीचे है,
cos phi ये वाला होगा ना एंगल से जुड़ा हुआ, नीचे वाला साइन होता है। तो ये तो आप लोग मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे हो, और ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं बता देती हूँ कभी फिर प्रॉब्लम हो। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। तो अब आपका ये एंगल है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका cos phi, ये phi है, और ये लाइन आएगी आपकी sin phi। सो आपने इस पार्ट को दो में रिजॉल्व कर दिया है, या आपकी ऐसे फोर्स आ रही होती है तो आप उसको ऐसे रिजॉल्व करते हो, तो उसमें ये वाला फाई एंगल देते हैं आपको, तो ये आपका आता है cos phi और ये आता है आपका sin phi। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपने उधर भी वही करा है, cos और sin phi आपके इस तरीके से आते हैं। क्लियर है ये बातें? अब आपने पैरेलल के लिए रूल्स लगा के करा है। पैरेलल के लिए कैसे करा है हमने? सो फॉर रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट करंट विल बी जीरो। वोल्टेज के साथ परपेंडिकुलर रिएक्टिव, वोल्टेज के साथ पैरेलल इज एक्टिव। So I2 equals to minus I1 sin phi equals to 0. So I2 equals to V by Z. So V by Z minus I1 sin phi equals to 0. V by XC minus V by root R square plus L square into sin phi. Impedance triangle कुछ इस तरीके से आपका बनेगा. So V by XC minus V by R square L square into XC upon root R square plus XL square equals to 0. तो sin phi किसके बराबर आएगा? ऐसे आ जाएगा sin phi. इसको सॉल्व कर लेना खुद से, थोड़ा सा खुद से भी करोगे तो कुछ तो होमवर्क होना चाहिए। तो XC की वैल्यू फिर ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर के अंदर वैल्यूज इधर पुट अप करनी है बस। तो उससे हमारा F आएगा 1/2 पाई रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब इसका भी एसएस ले लो और इसको भी अपनी नोटबुक्स में लिख लेना पैरेलल वाले को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टेबल। इस टेबल के अंदर आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कराई थी आपकी वेव फॉर्म्स वगैरह। सो मतलब ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, साइनसोडियल थी, हाफ वेव थी, फुल वेव थी, उनकी डेरिवेशंस कुछ कुछ होमवर्क में भी थी। तो वो उसकी टेबल है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज है क्या आती हैं। ये एग्जाम टाइम पे याद करने में बहुत हेल्प करता है एकदम रिवीजन के लिए। इसे अगर लगाना है ना तो अपनी एक बारी इसको लिख के या इसको प्रिंट करके, वैसे लिखोगे तो बेटर है, इसको अपनी टेबल के ऊपर चिपका दो। ये आते जाते देखते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम आएंगे करंट एट पैरेलल रेजोनेंस। सो ये आपका इस तरीके से दिया जाएगा, करंट एट आई इक्वल्स टू I1 cos phi। तो I कितना आ जाएगा, V बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू आर अपॉन में सेम चीज इधर दोनों में। तो वी आर हो जाएगा इसका, वी आर बाय एल सी हो जाएगा, वी आर अपॉन एल अपॉन सी हो जाएगा, एल अपॉन आर सी हो जाएगा। ये 2D के बराबर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इम्पिडेंस। 2D इज योर डायनामिक इम्पिडेंस। अब इसमें ना इस चैप्टर में एक्चुअली समझाने वाली बात नहीं है, मुझे नॉर्मल मैथ्स लग रही है। यहाँ से फॉर्मूला उठा के इधर डाला, उधर से फॉर्मूला उठा के इधर डाला, तो ये वो वाली चीजें है। तो तुम लोगों ने अगर शुरू से देखा है तो ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये कुछ चीजें हिंदी में लिखी मैंने पढ़ लो। अगर हमें करंट रिजेक्ट करना है तो कनेक्टेड इन पैरेलल कॉज मिनिमम करना है। एंड अगर हमें करंट कनेक्ट करना है सो कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज उसमें करंट मैक्सिमम प्रोवाइड होता है। ये बातें क्लियर है। अब सीरीज पैरेलल हैव क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर द सेम। कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग की रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट करंट विल बी जीरो। ठीक है, वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस जेड डी इक्वल्स टू वन अपॉन आर बाय आर सी। ठीक है ना। फिर अगली पॉइंट आएगा
the value of current I equals to V by D, which is equals to V by R L by RC. ये मिनिमम है तो इसको हम रिजेक्टर कहते हैं. वो वाला मैक्सिमम था सीरीज वाला तो वो एक्सेप्टर होता था. क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू सेम है. पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए ये है आपका फॉर्मूला, which is 1 by 2 pi root 1 by LC minus R square by L square. ठीक है, इतना. फिर पावर फैक्टर की वैल्यू इधर भी यूनिटी ही होती है तो सेम रूल आ जाएगा इधर भी. क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ BW, तो उसको FR अपॉन में बैंडविड्थ दिया जाता है. बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो बैंडविड्थ होता है F2 माइनस F1. तो FR अपॉन F2 माइनस F1. F1 होती है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, F2 होती है अपर वाली. तो अपर माइनस लोअर होता है इधर F2 माइनस F1. तो F1 आ जाएगा F4 माइनस 4 BR बाई 4 पाई L. और अगर आपको निकालना है F2 जो कि है अपर हाफ, तो उसके लिए F2 इक्वल्स टू FR प्लस. तो लोअर के अंदर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है. लोअर के अंदर क्या हो रहा है आपका? माइनस. और अपर के अंदर आपका होगा प्लस. सो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले के अंदर आपका क्या आ रहा है? माइनस. सेम फॉर्मूले के अंदर आपका आ जाएगा प्लस अगर आप निकालोगे अपर के लिए. बैंडविड्थ क्या होती है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर करंट इज मैक्सिमम अपॉन √2. कॉम्प्लेक्स पार क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार का सिर्फ इतना सा है, P प्लस जे क्यू, P प्लस आई क्यू, जैसे भी आपको लिखना हो. तो आप आई जे से अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पार है. P क्या होता है? P पढ़ाया था एक्टिव पार होती है. Q पढ़ाया था आपको रिएक्टिव पार होती है. S क्या थी आपकी? टोटल पार. ठीक है ना? तो ये उनमें तीनों में रिलेशन भी था, बट कॉम्प्लेक्स पार के अंदर ये ऐसे होगा. ऑल द न्यूमेरिकल्स जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉइल हैज एन इंडक्टेंस. सबसे पहले हमने L लिख दिया, ये रहा L. फिर रिएक्टेंस लिख दिया, तो रेजिस्टेंस लिख दिया, तो वो ये रहा. डिसकनेक्टेड टू साइनसॉइडल वेव लाइक दिस, तो इसका V हो गया 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज. ठीक है. उसके बाद में उन्होंने हमको बोला है हमें क्या क्या निकालना है. हमें निकालना है इम्पिडेंस, करंट, पावर कंज्यूम्ड एंड पावर फैक्टर. तो उसके लिए हमें पता है कि इम्पिडेंस हम कैसे निकालते हैं. Z इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर. ठीक है ना? तो अब आप एक्सेल कैसे निकाल रहे होगे? एक्सेल कैसे निकलते हैं हम? ओमेगा एल से निकालते हैं एक्सेल को. तो ओमेगा एल कितना? 2 पाई FL होता है. यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन है उससे एक्सेल निकाल देंगे. एक्सेल के बाद वैल्यू को इधर पुट करके हम जो है जेड की वैल्यू निकाल लेंगे. करंट हम कैसे निकालते हैं? V बाय जेड से करंट निकालते हैं. तो वो 200 अपॉन आपका जेड की जो भी वैल्यू आई है आप वहां पे वो जेड पुट करके आई करंट निकाल दोगे. तो हमने इम्पिडेंस और करंट दो इस तरीके से निकाल दिए हैं अपने. ठीक है. अब हम आएंगे अपनी पावर कंज्यूम पे. तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला सबको पता ही है कि P इक्वल्स टू VI cos phi. VI cos phi होता है पावर कंज्यूम्ड. तो आप उसी तरीके से इसको निकालोगे. इसको कैसे करके? cos phi कितना होता है हमारा? R बाय Z होता है. तो उसी तरीके से हमने इसको cos phi वाली टर्म को निकाल दिया. एंड पावर कंज्यूम्ड हमारा फिर निकल जाएगा सिमिलरली. तो हमें तीन चीजें निकालनी थी. पावर कंज्यूम्ड ऐसे निकल गया. और क्या कहते हैं, एक्टिव पावर होता है पावर कंज्यूम, तो इसलिए ऐसे निकल गया. पावर फैक्टर आपका VI cos phi से निकल जाएगा.
तो ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये तो cos फाई होता है ना, पावर फैक्टर तो cos फाई निकाल दिया और एक्टिव पावर तुम्हारा वी आई cos फाई से निकल गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें 4 पार्ट्स निकालने थे। तो ये वाला मैं किसी कंफ्यूजन की वजह से, ये पीएफ और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, जैसे अभी मैंने हल्का सा गलत कर दिया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस चीज को लिख देती हूँ एक बारी कि क्या क्या होता है, मतलब क्या मैंने कहाँ निकाला है। सो ये मैंने निकाला है आपका, ये मैंने आपका निकाला है पावर फैक्टर निकाला है। सेकेंड, ये क्लियर नहीं लिख रहा है आज, ये एक सेकेंड उंगली से ही लिख देती हूँ। ये मैंने निकाला है आपका पावर फैक्टर और ये है आपका एक्टिव पावर। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज लोड ऑफ 30 किलोवाट at 0.6 power supply factor lagging is fed from 200 volt AC supply, calculate kVA and kVAR of the load। तो सबसे पहले आपको एक्टिव पावर गिवन है और cos फाई की वैल्यू गिवन है, तो जो आपका P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VI cos फाई। ठीक है, सो आप निकालोगे P बाय cos फाई इक्वल्स टू VI कर दोगे आप, तो 50 आ गया आपका VI के बराबर। ठीक बात है ये, ठीक बात है। अब इसको अब उसके बाद में हमने जो है cos फाई निकालना है। ठीक है, cos फाई से फिर हम फाई निकाल के जो है हम sin फाई निकाल देंगे। सो cos फाई हमारा कितना आ रहा है, 0.6, तो फाई आ जाएगा आपका cos इनवर्स 0.6, तो फाई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 53.13। ये तो कैलकुलेटर में भी निकल जाएगा। अब जो आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको फाई हमने क्यों निकलवाया था, क्योंकि जो अगला फॉर्मूला है वो इधर भी देख लो, वो है वी आई साइन फाई का। तो क्यू हमारा है वी आई साइन फाई का। वी आई की वैल्यू कितनी आई थी, 50 इंटू साइन फाई की वैल्यू थी 53.13। तो इससे हमारा जो है वो क्यू निकल जाएगा। बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे ही आते हैं। ठीक है ना, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर a coil having resistance of 10 ohm and inductance of 0.05 H is connected in series with a condenser of 100 nu F. The whole circuit has been connected to 20 volts 50 hertz AC supply. Circuit impedance, circuit current, power factor, active power, reactive power, apparent power। इसके अंदर मेनली हमें सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए और गिवन लिख लो। सो ये आपने सारा गिवन लिख दिया। अब ये सब आप लोग अपने आप लिख दोगे, तो मैं इस पार्ट को गिवन को छोड़ रही हूँ। इम्पिडेंस निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया ही था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सजी का होल स्क्वायर। वो हमने कैसे निकाला, एक्सएल बड़ा है एक्ससी बड़ा है, वो हम उससे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे, वो होती है ओमेगा एल, और एक्सजी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पाई एफ सी होती है। तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये आ रही है आपकी ये आ रहा है 15.7 और ये आ रहा है 31.48। अब इस फॉर्मूले के अंदर डाल के इम्पिडेंस तुम्हें मिल जाएगा। तो इम्पिडेंस तुम्हें मिल चुका है। अब इसके अंदर जो चीज बड़ी आ रही होती है हम उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्पिडेंस के लिए, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सजी की वैल्यू बड़ी आ रही है तो एक्सजी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस तरीके से तुमने इम्पिडेंस की वैल्यू निकाल दी। अब तुम्हारी बारी आएगी सर्किट करंट निकालने की। तो सर्किट करंट हम बहुत सिंपली निकालते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाय जेड से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200/जेड की वैल्यू मैं यही ले रही हूँ, 18.95 है इधर, क्योंकि यहाँ पे
5 भी लगा लो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना होता है। ठीक है, सर्किट करंट हमारा ये आ चुका है। अगली चीज हमसे उन्होंने बोली थी एज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, cos फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड। तो cos फाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.5। हमें cos फाई निकालना होता है पावर फैक्टर में, तो हमने cos फाई निकाल दिया आर बाय जेड से। अब हमारे पास cos फाई आ चुका है। अब हमें निकालना है एक्टिव पावर, तो वो होता है वी आई कॉस फाई। तो v की वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू पुट कर दो, cos फाई हमने अभी पावर फैक्टर निकाला है, उससे हमारा ये निकल जाएगा। रिएक्टिव पावर आता है साइन फाई। तो साइन फाई के लिए क्या है तुम्हारा, cos फाई किसके बराबर है 0.5 के। तो फाई किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 0.5 के बराबर होगा। तो फाई इससे कितना आ रहा है 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। अब इसको साइन फाई पुट करके साइन फाई की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर Q कितना होता है, यानी कि रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई। तो हमने उस तरीके से इसको निकाल दिया। लास्ट में चीज आती है आपकी एपरेंट पावर। सो एपरेंट पावर के लिए क्या है, एपरेंट पावर का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें साइन कॉस कुछ नहीं चाहिए। एपरेंट पावर एस इक्वल्स टू वी आई होता है। v की वैल्यू तुम्हें पता ही है 200 है, i की वैल्यू तुमने निकाली थी 10.55। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2100 आएगा। वो आ गया तुम्हारा एपरेंट पावर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना था। तो इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड और एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। सो जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, कॉइल हैविंग रिएक्टेंस दिस, इंडक्टेंस दिस एंड नॉन कंडक्टिव रेजिस्टेंस दिस, लॉस फ्री कैपेसिटर है। ठीक है, सो हमें वैल्यू ऑफ टोटल इम्पिडेंस, सर्किट करंट, सेम चीजें निकालनी जो पीछे निकाल रहे थे। तो R लिख दिया 12 ओम, L लिख दिया 0.05 H, RZ लिख दिया 20 ओम, C लिख दिया 40 म्यू F विच इज इक्वल्स टू 40 म्यू की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 F हो जाएगा। ठीक है, ये V की वैल्यू तुम्हें पता ही है 240 इन्होंने दी हुई है, और F तुम्हारा हो गया 50 हर्ट्ज। ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर आर ई क्यू क्या आता है तुम्हारा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा तुम्हारा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो ये कितना है तुम्हारा 32। एक्सएल कितना है तुम्हारा ओमेगा एल विच इज 2 पाई एफ एल, उससे तुमने ये निकाला। तो 2 पाई एफ एल से तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारी एक्सएल की वैल्यू आ रही है। इधर हमें आर इक्विवेलेंट गिवन है 12 है, नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है। तो दो रिएक्टेंस है ना, तो R1 तुम्हें दिया हुआ है 12 और R2 तुम्हें दिया हुआ था 20। दोनों को ऐड कर लो 32 ओम्स आएगा। तो तुम्हें अब R ये यूज करना है 32। XG कैसे निकलता है, XG निकलता है 1/ओमेगा C से विच इज 1/2 पाई FC। वैल्यू पुट कर देंगे। Z कैसे निकलता है आपका, रूट कौन सा बड़ा आ रहा है वैल्यू निकालो। XG आ रहा है बड़ा, और एक्सेल कितना आ रहा था, एक्सेल आ रहा था ये, तो एक्सी आ रहा है बड़ा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सेल द होल स्क्वायर, इससे निकल गया जेड। सर्किट करंट आई इक्वल्स टू वी बाय जेड से निकल गया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अरे मिट क्यों नहीं रहा है ये, चलो जो भी है। पावर फैक्टर कैसे निकलता है, cos फाई से निकलता है, cos फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड से निकलता है। एक्टिव पावर P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। Q निकालना है, तो Q कितना होता है वी आई साइन फाई, और S कितना होता है तुम्हारा वी आई। तो ये तो हमसे पूछे नहीं थे, हमसे सिर्फ P पूछे थे, तो हम P डायरेक्टली निकाल देंगे कॉस फाई से। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें जो मेन चीज थी ना, जहाँ पे हमारी गड़बड़ होती है, वो यहाँ पे आर के अंदर होती है, वो यहाँ पे आर के अंदर होगी। ये 32 है इधर,
कैसे? ऐसे 32 आया है ये। लोग या तो 12 ले लेंगे या फिर इसको जो है 20 ओम्स ले लेंगे, या किसी को 20 समझ में ही नहीं आएगा तो सिर्फ 12 लेके कर देंगे। मोस्टली लोग 12 लेते हैं। हमें दोनों का एडिशन करके इसे 32 लेना है तो ही हमारा आंसर करेक्ट आएगा, वरना गलत आएगा आंसर। अब इसके अंदर भी कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें इसमें निकालना है, तो हम बैंडविड्थ वाले फॉर्मूला जो बिल्कुल एंड में लिखे हुए थे नोट्स में वो वाले करेंगे। तो इसमें लिखा है L इक्वल्स टू 400 mH। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 400 इंटू 10⁻³ याद रखना है सब वैल्यू। अब जैसे C कितना है, म्यू एफ में होगा पक्का, ये रहा 396 म्यू एफ। लोगों को इनकी वैल्यू नहीं पता होती पर फॉर्मूला पता होते हैं, तो फिर क्वेश्चन करने का क्या फायदा जब तुम ये वैल्यू ही कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कितना? 0.396 इंटू 10⁻6 है। ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लो, और फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट ऑन करके सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, आर एफ करके लिख रही हूँ, वो होती है हमारी 1/2π√LC होती है। ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करके आर एफ की वैल्यू निकाल लोगे। दैट इज योर एफ आर ऑल्सो। आर एफ कह लो या एफ आर कह लो, एफ आर कह लो, एफ आर। नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। बैंडविड्थ कितना होता है? बैंडविड्थ आप लोगों को सिखाया था एफ आर अपॉन F2 माइनस F1। तो हमें F2 निकालना है, तो हम करेंगे एफ आर प्लस R बाय 4πL 10.05। एफ आर कितना है? 400 प्लस 10.05 4 इंटू पाई, और एल की वैल्यू जो भी है 400 इंटू समथिंग समथिंग। तो F2 निकल गया। F1 भी आप सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला होता है एफ आर माइनस R बाय 4πL होता है इसका फॉर्मूला, तो आप उससे निकाल दोगे। फिर बैंडविड्थ अब आप कैसे निकालोगे? बैंडविड्थ में लोग गड़बड़ करेंगे। अब बैंडविड्थ लोग लगाएंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, वो आएगी गलत। तो बैंडविड्थ आपको कैसे निकालनी है? 402 माइनस 368 F1 माइनस F2 से 398 आ रहा है, ये 9 है, 9 है, सॉरी 398 आ रहा है ये। F1 माइनस F2 से निकालेंगे हम बैंडविड्थ अब। ठीक है, ये नहीं कि पहले वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अब फिर से, तो वो तो गलत आंसर देगा, वो तो बहुत बड़ा आंसर देगा, वो नहीं ये निकालना, हमें इसमें माइनस करके निकालना है। चलो, सर्किट हैविंग दिस कैपेसिटेंस वगैरह निकालनी है, तो इसका भी वो देख लो क्या क्या गिवन है। गिवन खुद लिख के एफ आर पता लग गया कैसे निकालते हैं, उससे जो है आप सी निकाल लोगे। अब सी आपका आ गया, सी निकाल दिया आपने। अब आप सर्किट करंट का तो फॉर्मूला लगा ही दोगे, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, या फिर आप इसको V बाय जेड भी लिखते थे। जब आप लोग इम्पिडेंस निकालते थे तब आप V बाय जेड लिखते थे। फिर आपका उससे V बाय जेड के बाद आपने VL निकाल दिया। VL कितना हो जाता है? IXL हो जाएगा, तो हमने VL निकाल दिया। और VC कितना हो जाएगा? IXC हो जाएगा, तो VC निकाल दिया। क्वालिटी फैक्टर इज 1/R√L/C, तो उससे आपने ये निकाल दिया। So we have second last question of this unit, that says an alternating current is this. Now हमें amplitude वगैरह find करना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है उसी से आपके पास चीजें निकलती हुई आ रही होंगी। तो V इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी, हमें ये टर्म गिवन है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम V। ठीक है, तो V नॉट होता है, तो V नॉट कितना है आपका? 100 है, तो 100 वोल्ट्स आपका आ गया V नॉट। तो पहली चीज तो आपने निकाल दी। दूसरा आपका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो टाइम तो कितना होता है? ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, आप इससे निकाल दोगे। ओमेगा हो गया अब आपका 100। ठीक है, 100 साइन 100t है ना, तो इसलिए तो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इज योर 100 फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सो ओमेगा आपका आ गया 100।
100 से आप निकाल दिया। टी कितना होता है आपका 1/f होता है टी, तो वो आपका निकल गया 15.9 हर्ट्ज। ठीक है, 15.9 हर्ट्ज आपका एफ आई, ओमेगा 1/15.9 हो जाएगा, दैट इज योर 0.63। ये हो गया ये। अब हम निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2πf से। एंगुलर वेलोसिटी निकल गया, फिर आता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf से आपका वेलोसिटी एंगुलर निकल गई। फॉर्म फैक्टर होता है आपका वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। आर एम एस की वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, वी नॉट बाय रूट टू से एवरेज के लिए, और वी आर एम एस और वी एवरेज कितना होता है 0.637 वी मैक्स इंटू 100 कर दोगे मतलब आप। ये हमने कैसे निकाला, वो जो बाद में एक टेबल दिखाई थी जिसके अंदर सारी वैल्यूज थी, उसके अंदर ये सब चीजें आपकी क्लियरली मेंशन्ड थी उधर, तो ये वहां से बताया था। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू फिर आप अबव जो आपने कैलकुलेट करे आप उससे निकाल दोगे। पीक फैक्टर कितना होता है वी मैक्स अपॉन में वी आर एम एस, इससे आपका जो है पीक फैक्टर निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है ऐसे कंप्लीट। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हमें 250 RMS 50 Hz voltage is applied across a circuit consisting of a pure non-inductive resistance. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पावर एब्जॉर्ब। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमें स्टार्ट करना है गिवन से। जैसे ही हम गिवन लिख देंगे हमें आधे से ज्यादा चीजें उसी में से पता लग जाएंगी, क्योंकि इस चैप्टर से बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो आ रहे। तो वी आर एम एस है, एफ है हमारे पास और आर है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, आई इक्वल्स टू वी बाय आर से आई निकाल दिया। पावर एब्जॉर्ब कितना होता है, पी इक्वल्स टू वी आई। थर्ड है गिव एक्सप्रेशंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। थर्ड चीज अगर हमें निकालनी है, पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। पीक वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की क्या होती है, वो क्या होती है, वो होती है √2 वी आर एम एस। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, आई मैक्स, तो √2 इंटू आई, और ओमेगा होता है आपका 2πf, तो उससे आपका ओमेगा निकल गया। जब हम t इक्वल्स टू 0 पे v निकालेंगे तो वो हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आपने रख दी है, t तो आपका t है ही t 0 पे, और 353.5 आपका मैक्सिमम v आया था। आई आपने आपका आई नॉट इधर से 17.68 साइन 314 तो यहाँ से आया है, और t लिख दिया। ये क्या है आपका, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो नीचे ये लिखा था, गिव एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज एंड करंट। जब हमें वोल्टेज और करंट के लिए एक्सप्रेशन देने होते हैं, हमारे पास v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है फॉर वोल्टेज, एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है फॉर करंट। तो हमें उन्हीं की फॉर्म में अपनी ये दोनों इक्वेशन हमें उसमें जो है लिख के बतानी थी। नाउ गाइस दिस कंप्लीट्स योर यूनिट नंबर 2 फॉर इलेक्ट्रिकल साइंस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। कोई भी किसी को क्वेरी हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। न्यूमेरिकल्स अपने आप से सॉल्व करके देखना, जितने कराए हैं एटलीस्ट उतने तो कर ही लेना, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स हो गई, डेरिवेशंस हो गए, सारी की सारी डेफिनेशंस वगैरह हो गई, और न्यूमेरिकल की तो एक फॉर्मूला शीट अपने आप बना लेना, दैट हेल्प्स फॉर लाइक रिविजन आपकी 1 डे बिफोर द एग्जाम एंड ऑल। तो शीट वगैरह बना के नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही, तो उनसे देख के आप लोग न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर लेना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।